Dear children, welcome you all in the online classes of Bishop Academy. Now we have to continue part 2 of chapter 9. पिछले चैप्टर में पिछले पार्ट में पिछले वीडियो में हमने जो है देखा था रिफ्रैक्शन क्या होता है, किस तरह से होता है, और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। यहाँ पर हमें जो है दो चीज़ें जानना है कि रिफ्रैक्शन किस तरह से होता है। जैसे पहला आपको रिफ्रैक्शन में ये जानना है, जब कोई लाइट रेयरर से डेंसर में जाता है, ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, लाइट रेयर से डेंसर में जा रहा है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, तो लाइट जो है टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाता है। देखिए जाना चाहिए था इधर, लेकिन नॉर्मल के टुवार्ड्स बेंड हो गया। ठीक है, अगर कोई लाइट रे नॉर्मल के अलॉन्ग जा रहा है, यही नॉर्मल है और इसी के अलॉन्ग लाइट रे भी जा रहा है, तो वो अनडेविएटेड रहेगा। ठीक है, तीसरा हमारा है, यदि कोई ग्लास स्लैब है, ये नॉर्मल है और यहाँ पर डेंसर मीडियम से लाइट रे जो है डेंसर से रेयरर में जा रहा है, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाता है। ये सीधे जाना चाहिए था इधर, लेकिन डेविएट हो गया इधर। ठीक है, इधर की तरफ डेविएट हो गया। तो यहाँ पर जब डेंसर टू रेयर जाएगा अवे फ्रॉम नॉर्मल होता है। नॉर्मल के अलॉन्ग अगर लाइट रे इंसिडेंट होता है सीधे, तो सीधा चलाएगा, अनडेविएटेड रहेगा, और अगर रेयर से डेंसर में जा रहा है तो टुवार्ड्स नॉर्मल बेंड होता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। 3 केसेस हो सकते हैं, इसके अलावा और कोई केस नहीं है कि लाइट कहाँ से कहाँ जाएगा। फ्रीक्वेंसी जो है चेंज नहीं होता है, मैंने बताया ही है। अब यहाँ पर हम लोगों को पढ़ना है काज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या वजह है, क्या काज है रिफ्रैक्शन का। काज ऑफ रिफ्रैक्शन पूछा जाता है आपसे। काज ऑफ रिफ्रैक्शन में जान लीजिए, जब कोई लाइट रे किसी भी मीडियम से, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाता है, जैसे ये दूसरा मीडियम है, सेकंड मीडियम, ये है फर्स्ट मीडियम, जब ये एंट्री करेगा दूसरे मीडियम में, तो जो स्पीड होती है लाइट की वो चेंज हो जाती है, जबकि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। तो जब ये लाइट की स्पीड चेंज होगी, तो आपको पता है रेयर मीडियम में स्पीड ज़्यादा होगा कि डेंसर में, तो आप कहोगे डेंसर में स्पीड जो है क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। जैसे ही स्लो होगा तो ये जो है अपने फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करने के लिए अपने पाथ को शॉर्टेस्ट कर लेता है, यानी कि नॉर्मल की तरफ आ जाता है, यानी कि इस मीडियम में वो उसको कम से कम चलना पड़े। और आपको पता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो जब एक मीडियम से लाइट दूसरे में, यहाँ पे काज क्या बताएंगे रिफ्रैक्शन का, काज क्या बताएंगे, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, when light enters from one medium to another medium, the speed of light gets changes. Whenever, for example, when light goes from air to glass, the speed inside the glass is reduced, and due to this it changes its path. It's okay? और यही पाथ का चेंज होना ही रिफ्रैक्शन कहलाता है। तो यहाँ पर आप सीधे तौर पे स्पीड ऑफ लाइट बताएंगे, और अगर स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज हो रही है, तो इसका मतलब कि लाइट का वेवलेंथ चेंज हो जाता है। तो 3 फैक्टर हैं। स्पीड की बात करें तो ये चेंज होता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, फ्रीक्वेंसी नॉट चेंज, वेवलेंथ
ये चेंज होता है, ठीक है, वेवलेंथ क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है 3 फैक्टर्स हैं जिनमें स्पीड और वेवलेंथ दोनों एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चेंज हो जाता है, तो आपका जो है रिफ्रैक्शन होता है। दूसरी चीज़ कि ये तो हम रिफ्रैक्शन का वजह जान गए, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस थोड़ा सा हमें समझ लेना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो हमें जानना है। तो देखिए, किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो एक नंबर है जो ये डिसाइड करता है कि हाउ द रिफ्रैक्शन ऑकर्स। अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब कि उसमें जब लाइट रे जाएगा तो जो रिफ्रैक्शन का रेट होगा, जो रिफ्रैक्शन होगा यानी डेविएशन होगा, वो बहुत ज़्यादा होगा। किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है का मतलब कि जो रेशियो है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, वो 0 है, यानी कि लाइट अनडेविएटेड रहेगी। यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हम किसी मीडियम के डेंसर होने और रेयरर होने को भी हम डिसाइड कर सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मोर देन 1 है तो वो बहुत डेंसर है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस देन 1 है तो वो रेयरर है। लेकिन हम यहाँ पर रेयरर डेंसर की बात इस संदर्भ में करेंगे कि जैसे 2 मीडियम हैं, उन 2 मीडियम्स में जैसे एयर है वो ग्लास है तो हम ग्लास को डेंसर कहेंगे, लेकिन नहीं वाटर और ग्लास आ गया तो हो सकता है वाटर डेंसर हो। क्यों? क्योंकि ग्लास के रिस्पेक्ट में जो है वाटर हो सकता है डेंसर हो। तो 2 मीडियम्स में से चूज करना है कि कौन डेंसर है कौन रेयरर है। काज ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। अब हम लोगों को पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ। इसको समझना है आपको। जैसे हमारे पास एक ग्लास स्लैब है, यहाँ एक नॉर्मल हमने ड्रॉ कर दिया, ये हमारा इंसिडेंट रे है, ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। तो लाइट टुवार्ड्स नॉर्मल बेंड होगा, यहाँ आएगा, और यहाँ से फिर अगर यहाँ भी नॉर्मल हम ड्रॉ करें तो ये जिधर जाना चाहिए इसको उससे अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा। ठीक, ये हमारा जो है रिफ्रैक्टेड रे आ गया। ठीक है, अगर हम यहाँ एक प्लेन मिरर रख दें और ये इंसिडेंट रे इस तरह से अरेंज करें प्लेन मिरर को कि बिल्कुल उसके परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो, तो आपको पता है कि किसी भी मिरर पर अगर परपेंडिकुलर लाइट पड़ेगा तो वो उसको क्या कर देता है, रिवर्स कर देता है, यानी उसी पाथ पर वापस भेज देता है। जैसे लाइट इस रास्ते से गया, इसी पाथ पे वापस आ गया। तो जब लाइट जाएगा तो यहाँ देखिए, अब यह कहाँ से जा रहा है, रेयर से डेंसर टुवार्ड्स नॉर्मल डेविएट होगा, यानी कि इधर की तरफ, और फिर यहाँ से जब ये बाहर निकलेगा डेंसर टू रेयरर तो अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा। तो देखिए जाना चाहिए इधर, लेकिन अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगा, इधर की तरफ आ जाएगा। इस रे डायग्राम के हेल्प से हम ये शो करते हैं कि जिस पाथ से लाइट जा रहा है, यदि जिससे लाइट निकल रहा है वहीं से एक दूसरी इंसिडेंट लाइट रे डाली जाए तो वो भी उसी पाथ को फॉलो करेगा जिस पाथ से होते हुए ये आया है। यानी कि अगर लाइट रे यहाँ से चला और यहाँ बाहर निकल रहा था और यहाँ से लाइट अगर अंदर आए तो इसी लाइट रे के अलोंग बाहर निकलेगा। इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ। ठीक है, इसके बाद जो है इसमें हम लोगों को आगे पढ़ना है रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब पढ़ना है।
ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन हमको देखना है। तो देखिए ये हमारा मान लिया जाए ग्लास स्लैब है। क्लास 10th में भी ये पढ़े हुए हैं। यहाँ पर हमने यहाँ एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, ठीक। ये हमारा इंसिडेंट रे है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट आई होगा। यहाँ नॉर्मल को हम अगर प्रोड्यूस कर लें तो एक्चुअली लाइट रे को इधर जाना चाहिए था, लेकिन रिफ्रैक्शन की वजह से ये अपने पाथ को टुवार्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगा और बेंड होकर यहाँ पहुँचा। यहाँ भी अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें, अगर इस लाइन को हम आगे प्रोड्यूस करें, यहाँ हम अगर प्रोड्यूस करें, ये हमने एक नॉर्मल और ड्रॉ कर लिया, तो यहाँ से लाइट अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा और ये दोनों लाइनें बिल्कुल पैरेलल होंगी, ठीक है। यानी कि लाइट रे अगर एक ग्लास से गया, ग्लास से फिर बाहर निकला, तो लाइट रे की पोजीशन थोड़ी पहले शिफ्ट हो जाएगी, लेकिन बिल्कुल इसके पैरेलल ही बाहर निकलेगा। ये इमर्जेंट रे इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो इस सेपरेशन को, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक का अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता करें, तो इसी को हम कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अब अगर हम नेम रख दें, इस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं O, इसका हम नाम रख देते हैं O। ये इंसिडेंट रे I है, ये नॉर्मल N है, ये N डैश है, ठीक है। ये O हो गया, ये O डैश हम इसको नोट कर लें। यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस I है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R है, ये हमारा जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस ये भी माना जाएगा। इसको अगर हम I डैश कह दें तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा R डैश, ठीक है। तो यहाँ दो चीज़ें हैं। जो इमर्जेंट रे होगा, ये इमर्जेंट रे है और ये इंसिडेंट रे, देखिए सीधा इसको बढ़ाया है मैंने आगे, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, पर लेटरली यहाँ पर शिफ्ट पाया जाता है। यानी कि अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो लाइट रे सीधे इधर की तरफ जाती, लेकिन ग्लास स्लैब रखने की वजह से रिफ्रैक्शन हुआ और रिफ्रैक्शन की वजह से ये यहाँ न जाकर यहाँ से जा रहा है, तो इसमें शिफ्ट हुआ है, इसीलिए इसको हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और इस डिस्टेंस को हम OP मान लेते हैं। OP को आपको जो है पता करना है, OP को आपको पता करना है, उसी को हम जो है लेटरल एक्सप्रेशन फॉर लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। हमको एक्सप्रेशन पता करना है कि फार्मूला क्या होगा। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये एंगल I है, तो ये भी जो टोटल एंगल होगा ये पूरा, ये भी I होगा, ठीक है। क्लियर है? कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ये लाइन सीधे इधर डॉटेड लाइन की तरफ जा रहा है और ये नॉर्मल सीधे इधर आ रहा है, तो ये पूरा एंगल क्या माना जाएगा? I। यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस एंगल ION इज इक्वल्स टू एंगल N डैश OP, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। अपोजिट एंगल, ठीक है। अब ये पूरा आपका एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक I है, तो सिर्फ ये बीच का जो पतला वाला एंगल है वो क्या होगा?
पूरे टोटल आई में से अगर आर निकाल दे तो ये मिल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इसको एंगल ओ डैश ओ पी इज इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा आई माइनस आर। ठीक है। अगर आप OP को पता करना चाहते हैं तो ये आपका 90 डिग्री एंगल है, ये अगर 90 डिग्री है तो ये हमारा हाइपोटेनस होगा ओ डैश हाइपोटेनस है, और हमको ये पता करना है वो परपेंडिकुलर पता करना है। यहाँ का एंगल पता है, ये एंगल आपको पता है, तो इसके सामने वाला साइड पता करना है तो वो परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पर हम साइन यूज़ कर लेते हैं, साइन आई माइनस आर इज इक्वल्स टू हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा OP ओ डैश पी अपान हाइपोटेनियस हो जाएगा ओ डैश। ठीक है। OP ही आपको पता करना है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट है ये, इसको अगर हम D से रिप्रेजेंट करें लेटरल डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है, तो ओ डैश का वैल्यू हमको चाहिए बस। ओ डैश ये आपका है। अगर इस पूरे ग्लास स्लैब की थिकनेस T मान ली जाए, क्योंकि इसकी मोटाई तो पता ही हो सकती है, आराम से पता कर सकते हैं, तो D अपान ओ डैश हमने लिख लिया। ठीक। अब ओ डैश की वैल्यू चाहिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। लिखेंगे इन ट्रायंगल N डैश ओ डैश, N डैश ओ डैश, ये आपका एंगल पता है R है। ठीक, ये R है और ये थिकनेस हमको पता है, तो कौन सा हम यूज़ करें? ये हाइपोटेनियस होगा और ये पता है हमको T है। ठीक, तो ये बेस माना जाएगा क्योंकि ये थीटा है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होगा। बेस अपान हाइपोटेनियस यूज़ कर लेते हैं, यानी कि कॉस R इज इक्वल्स टू बेस हो जाएगा आपका ON डैश अपान हाइपोटेनियस हो जाएगा ओ डैश। ON डैश का वैल्यू T है, देखिए ON डैश का वैल्यू थिकनेस है ग्लास का T अपान ओ डैश, या अगर ओ डैश इज इक्वल्स टू देखा जाए तो हमें मिल जाएगा T अपान कॉस R। ये वैल्यू हम अगर यहाँ पुट कर दें और D को सब्जेक्ट कर लें तो D इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा ओ डैश साइन I माइनस R, और ओ डैश का वैल्यू यहाँ से T अपान कॉस R पुट कर दें तो हो जाएगा T अपान कॉस R इंटू साइन I माइनस R। ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला है। देखिए ये है D लेटरल डिस्प्लेसमेंट यानी OP का वैल्यू है, T इसका थिकनेस है वो मालूम ही चल जाएगा, साइन I माइनस R अपान कॉस R। I और R तो आप पता ही कर लेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है। जब रिफ्रैक्शन एक ग्लास स्लैब के थ्रू होगा तो वहाँ पर लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है। इट मीन्स द एंगल ऑफ the incident ray and emergent ray are parallel to each other and shift by a small separation, which is called lateral displacement, and the formula for lateral displacement is D is equals to T thickness upon sin incident minus refraction upon cos angle of refraction। इस फार्मूले पर भी न्यूमेरिकल आपसे पूछा जा सकता है। सो टुडेज क्लास इज ओवर नाउ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।